नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। मैंने आपको आज ज्योतिष में सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन से योग होते हैं इसके बारे में बताने के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि पिछले मेरे को कई लोगों ने पूछा है कि हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है क्या। तो आपको मैं पर्सनली उतने लोगों को रिप्लाई नहीं दे सका, मैंने बहुत लोगों को दिया भी, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के बता देता हूं। जैसा कि आप मेरे इस वीडियो के चार्ट में यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है और मेष से लेकर के वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी कि मेष से मीन तक की 12 राशियां होती हैं। इसके बारे में मैं सभी को बताऊंगा कि किस किस भाव में कौन कौन से वो ग्रह हैं जिनसे योग बनता है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी तो कृपया इसको आप लाइक करना, शेयर करना। तो आप देख रहे होंगे ये मेष लगन की यहाँ पर कुंडली मैंने बनाई है। इस मेष लगन की कुंडली में वो कौन से ग्रह होंगे कि जो योग कारक होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ग्रह चेंज हो जाएंगे। देखिए यहां लिखा है नीचे कारक ग्रह। कारक ग्रह का मतलब होता है जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रबल योग कारक होते हैं सरकारी नौकरी के लिए। इसमें मैंने मंगल नहीं लिखा है, हालांकि मंगल भी जो है बहुत प्रबल योग कारक ग्रह है। तो मंगल मैंने नहीं लिखा, उसका एक कारण है। लेकिन यहाँ सूर्य, चंद्र, गुरु, तो ये तीनों ही ग्रह बहुत ज्यादा योग कारक होते हैं। और उसके साथ में शनि, और शनि अगर उच्च का हो, तो अगर शनि उच्च का हो आपकी कुंडली में और वो अच्छे जगह पर युति कर रहा हो, अच्छे भाव में बैठा हो, तो उस शनि की 7.5 में भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है। तो बहुत सारी बातों में आपने देखा होगा कि 7.5 में परेशानियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 7.5 जब किसी की स्टार्ट होती है, अगर शनि उच्च का हो और सही राशि में बैठा होगा तो निश्चित तौर पर आपकी सरकारी नौकरी वो लगा के छोड़ेगा। पहला। अब आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपको ये राशियां लिखी हैं, इधर ये भी राशियां लिखी हैं और इधर इन राशियों के स्वामी ग्रह लिखे हैं। तो मेष और वृश्चिक यानी कि पहली और 8वीं, ये 2 राशियां जो हैं इनका स्वामी ग्रह मंगल होता है। वृष और तुला यानी कि ये 2 नंबर और ये 7 नंबर, इसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है। मिथुन और कन्या ये 3 नंबर और ये 6 नंबर, इसका स्वामी ग्रह जो है वो बुध होता है। कर्क यानी कि 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब ये होता है कि ये जो राशि है ये कहीं किसी दूसरी राशि के साथ में मैच नहीं है, तो इसका अकेले का स्वामी ग्रह केवल चंद्रमा होता है। उसके बाद आता है सिंह, तो सिंह का मतलब होता है ये 5 नंबर। 5 नंबर का भी स्वामी ग्रह जो है वो सूर्य होता है और वो अकेले इसी राशि का स्वामी होता है। उसके बाद आता है धनु, धनु और मीन। धनु और मीन का मतलब है ये 9 नंबर और ये 12 नंबर। तो ये जो राशि है ये गुरु की राशि होती है, इसका स्वामी बृहस्पति होता है। उसके बाद आता है धनु के बाद मकर, तो मकर और कुंभ। तो मकर का मतलब होता है 10 नंबर यहाँ पर और कुंभ का मतलब होता है 11 नंबर यहाँ पर। तो मकर और कुंभ इनका स्वामी ग्रह शनि होता है। तो अब इन योगों में कुछ नक्षत्र होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कारक नक्षत्र। तो कारक नक्षत्र का मतलब होता है कि आपकी राशि के लिए, आपके जन्म के लिए, जन्म के समय आपकी राशि में कौन सा नक्षत्र था। अगर आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी होगा या आपका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा होगा और एक और नक्षत्र आएगा, तो इन नक्षत्रों में भी अगर आपका जन्म होता है तो निश्चित तौर पर आपकी सरकारी नौकरी के योग प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र है यह इसी चंद्रमा ग्रह का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में भी यह योग बन जाता है। अब तीसरे नंबर पर बात आती है शनि ग्रह की। तो यह शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में उच्च राशि का होकर के बैठा है और उच्च का होने के बाद में अगर आपकी कुंडली के अंदर इसकी कभी 7.5 चलती है, तो इस 7.5 में भी आपका जो शनि की जो अधिकार क्षेत्र होता है, अगर वहां योग कारक बनेगा
तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर यह लाभ देगा। अगर शनि आपकी कुंडली के किसी भी स्थान पर सूर्य के साथ बैठा हो, अगर छठे स्थान पर यह होगा, स्पेशली इस जगह पर अगर ये शनि और ये सूर्य ये दोनों ग्रह एक साथ होंगे तो आपको बहुत लाभ देंगे सरकारी नौकरी में। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि सरकारी नौकरी के उनके योग बन जाते हैं। अब एक और चीज होती है, किसी का यहां सूर्य बैठा होता है और यहां शनि बैठा होगा, तो जब यहां सूर्य और शनि बैठा होगा तो इन दो ग्रहों का जो समन्वय है यह भी एक बहुत अच्छा योग बना देता है। अब बात करते हैं इन राशियों में। आप देखेंगे यहां कुछ जगह पर मैंने स्टार लगा रखा है, तो ये स्टार लगाने का मतलब यह है कि जैसे आपके इस स्थान पर यहां दसम स्थान पर यदि सूर्य हो और गुरु हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। अगर यहां मंगल भी होता है तो मंगल यहाँ पर दिग्बली हो जाता है, मंगल यहाँ पर उच्च राशि का हो जाएगा। मकर में मंगल जो है उच्च का होता है, इसके ठीक सामने मंगल अगर यहाँ होगा तो फिर खराब हो जाएगा, यहाँ मंगल नीच का हो जाएगा। तो यहाँ नहीं होना चाहिए, मंगल को भी यही होना चाहिए। अगर मंगल इसी जगह पर होगा तो आपको निश्चित ही इसका फायदा मिलेगा। और उसके बाद आते हैं हम 12वें स्थान पर। अगर 12वें स्थान में सूर्य होगा और सूर्य के सामने बिल्कुल यहाँ पर अगर शनि बैठा होगा तो तब भी आपको सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, बशर्ते आपके केंद्र में चंद्रमा और सूर्य इन दोनों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह का प्रबल बली होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका सूर्य या चंद्रमा में से कोई भी ग्रह बली नहीं होगा तो तब तक आपको बृहस्पति भी पूरा फायदा यहां नहीं दे पाएगा। सेकंड नंबर की बात आती है दूसरा घर। इस जगह पर अगर अकेला गुरु होता है तो वह आपको निश्चित ही सरकारी नौकरी देता है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर गुरु है और उस गुरु के साथ में अगर शनि बैठा होगा तो आप बिल्कुल सरकारी नौकरी के मुहाने तक पहुंच जाएंगे और वापस आ जाएंगे। आपकी सरकारी नौकरी वो ग्रह नहीं लगने देगा। ये प्रबल योग कारक होता है, लेकिन यहाँ पर अगर शनि के साथ में गुरु होते हैं तो ऐसे लोग बिल्कुल लास्ट टाइम तक प्रयास करते हैं और वो बिल्कुल अंतिम पोजीशन तक पहुंचने के बाद बहुत थोड़ी सी चीजों के लिए रह जाते हैं, तो उनका किसी न किसी कारणवश वह सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। अगर चतुर्थ स्थान में सूर्य होता है तो तब भी अच्छा योग बन जाता है सरकारी नौकरी का। चतुर्थ स्थान में अगर सूर्य होगा तो निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब ये बात तो इनका मिला जुला असर है। इसके बाद हम बात करते हैं केवल सूर्य और चंद्रमा की। तो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश होने के बाद में प्रातः होती है, प्रातः होने के बाद हम अपने सारे कार्य प्रारंभ करते हैं, ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्रबल योग कारक होता है तो उस ग्रह के योग कारक होने से अन्य सभी जो प्रभाव कुंडली में नेगेटिव हैं वो कम होकर के वो अपनी शुभता को बढ़ा देता है। तो सूर्य और चंद्रमा अगर ये दोनों ही आपके केंद्र में है तो निश्चित इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की लग जाएगी। लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि कुंडली के इन भावों में, इनमें नहीं, इन दोनों में से कहीं भी अगर सूर्य चंद्रमा है अलग अलग होने चाहिए। अगर सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ भी बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर चंद्रमा यहाँ है तो सूर्य यहाँ बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर चंद्रमा यहाँ है, सूर्य यहाँ है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे किन्हीं कुंडलियों में कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हो जाते हैं। जब केंद्र स्थान तो हुआ, अब आप कहेंगे कि हमारी तो कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक साथ हैं, तो तब हमारी नौकरी क्यों नहीं रहेगी। तो मैं आपको इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी भी जगह पर सूर्य और चंद्रमा केंद्र स्थान में एक साथ होंगे, बशर्ते सूर्य और चंद्रमा का किसी भी जगह पर यानी कि पूरे 12 भावों में कहीं भी एक साथ होना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एक अशुभ योग बना देता है। तो अगर सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हो गए, अब आपके केंद्र में तो हो गए, लेकिन यहां पर आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। सूर्य और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो इसका ये मतलब हो जाता है कि जो सूर्य से चंद्रमा का जो प्रकाश है वो धूमिल हो जाता है, तो चंद्रमा अपना पूरा फल नहीं दे पाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसा योग
आपकी कुंडली के अंदर में लगभग अमावस्या के आसपास जिन लोगों का जन्म चतुर्दशी से लेकर के प्रतिपदा के बीच में होता है, तो इसमें जन्म लेने वाले लोगों के साथ में ये समस्या बहुत ज्यादा रहती है कि उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह एक साथ हो जाते हैं। तो ऐसे में केंद्र में होने के बाद भी आपको इसका फल नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, इसमें एक ग्रह होता है शनि, जो अगर यहां हो, छठे स्थान में शनि हो या शनि सूर्य दोनों भी हो, तो तब भी निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और अगर इसमें यहां शनि हो, इधर सूर्य हो, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बिल्कुल प्रबल योग होता है सरकारी नौकरी का। अब इन ग्रहों के हिसाब से एक और योग बनता है, जैसे गुरु चंद्रमा की युति है, तो गुरु चंद्रमा की युति कहीं पर भी हो सकती है, वो भी एक बहुत अच्छा योग बनेगा। मान लीजिए आपका यहाँ चंद्रमा है और यहाँ पर आपका गुरु है, और इसी जगह पर अगर आपका मंगल भी आ जाएगा तो वह योग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो अब पंच महापुरुष योग मैंने यहां लिखा है, आप देख सकते हैं, पंच महापुरुष योग। तो पंच महापुरुष योग होते हैं, उन पंच महापुरुष योगों में से भी अगर आपकी कुंडली में कोई भी एक योग बनता हो, जैसे उसमें से सर्वोत्तम योग मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई है गज केसरी, तो वह जो गज केसरी योग है वो इन पंच महापुरुष योगों में से ही एक योग होता है। एक योग होता है सस नामक योग होता है, एक सस नामक पंच महापुरुष योग। वो सस नामक पंच महापुरुष योग भी आपकी कुंडली में बनता है। अगर वो आपकी कुंडली में होगा तो फिर भी आपको इसका पूरा फल मिलेगा और निश्चित ही आपकी गवर्नमेंट जॉब के योग बन जाएंगे। तो अब आपको मैं एक चीज इसमें समझा देता हूं। मैंने यहां एक नंबर लिखा है, यानी कि मैंने एक नंबर की राशि चुनी है। मैंने एक नंबर की राशि इसलिए चुनी है ताकि आपको कुंडली के भाव समझ में आ जाएं। तो इसको बोलते हैं पहला लग्न भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठा, ऐसे 12 भाव। और मेष इसमें क्या है, कौन सी राशि है आपकी, मेष राशि है। अब अगर आपकी यहाँ मेष राशि है, अब ये मेष जरूरी नहीं है कि सबका मेष राशि होगा, किसी भी राशि से आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये 7 नंबर यहाँ आ गया तो ये तुला लग्न में हो जाएगा या तुला राशि हो जाएगी। तो ये तुला राशि होने के बाद ये 1 नंबर यहाँ आ जाएगा। लेकिन इसमें जो मैंने पीछे बताया है वो नियम वही रहेंगे, चाहे वो किसी भी जगह पर आपका यहाँ पर होगा तो इस जगह को आप 1 मान के चलेंगे, इस नंबर को 4 नंबर मान के चलेंगे, इस जगह को 7 मान के चलेंगे, इसको 10 ही मान के चलेंगे। यानी कि अगर यहाँ 10 लिखा है तो इसको 10 नहीं मानेंगे, इसको 1 ही मानेंगे। तो इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि लगन जो होता है वो 1 नंबर होता है और 1 नंबर की उसमें राशि भी है, ये मैंने समझाया। तो अब सप्तम भाव में अगर कोई खराब ग्रह बैठा है तो उससे आपको क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। देखिए, सप्तम भाव में सूर्य अगर बैठ जाए आपका केंद्र में, तो सप्तम भाव में सूर्य अगर बैठेगा तो कुछ चीजों के लिए अच्छा और कुछ चीजों के लिए बहुत खराब। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र में बैठने से या किसी भी ग्रह के केंद्र में होने से आपको हर जगह पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आपका सूर्य होता है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी परेशानियों में भी डाल देगा। सूर्य का यहां होना बहुत अच्छा है, चंद्रमा का यहां होना अच्छा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ग्रह के लिए यह स्थान उसकी अपनी राशि का तो होता ही होता है 4 नंबर उसके लिए। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता देता हूं, यहां से लेकर के अगर हम इस कुंडली को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरफ वाला जो भाग होगा वो दिन का भाग होता है और इस तरफ वाला जो भाग होगा वो रात्रि का होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सूर्य यहाँ है बीच में 10 नंबर पर, जहां पर ये स्टार बना रखा है, यहां पर अगर सूर्य है तो यहां पर सूर्य होने का मतलब ये हो गया कि आपका जन्म जो है दोपहर के 12 से 1 के बजे के बीच का है। अगर आपकी कुंडली का यही सूर्य केंद्र में तो रहेगा, यहां आ गया तो आपका सीधा उल्टा हो जाएगा, आपका रात्रि के समय का जन्म हो जाएगा। अब अगर रात्रि के समय का सूर्य है आपका, तो वह सूर्य भी आपको उतना ज्यादा अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि रात्रि में सूर्य ताकतवर नहीं होता है। अब चंद्रमा अगर आपका यहां है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
और चंद्रमा अगर आपका यहां चला गया तो चंद्रमा दिन में बली नहीं है, चंद्रमा रात्रि में बली है। तो इसलिए चंद्रमा यहां पर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोनों ही ग्रहों का एक समन्वय भी आपकी कुंडली में होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा, उनकी कुंडली में केंद्र में सूर्य भी होगा, मंगल भी होगा, चंद्रमा भी होगा, गुरु भी होगा, लेकिन तब भी वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तब भी उनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो ये मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज को बहुत करीब से जान चुका हूं। अगर आपकी कुंडली में इस तरीके के ग्रह हैं, आपका योग तो बहुत अच्छा है, आप एलिजिबल हैं, बहुत अच्छा आपको नॉलेज है, सब कुछ आपके पास में है, आप एग्जाम क्लियर करके बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर रहते हैं .1 से। अगर आप .1 से रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका काम नहीं बनेगा। तो यही योग होते हैं जो आपको बहुत नजदीक जाने के बाद में अटका देते हैं। तो दूसरे भाव में यहां पर अगर गुरु होगा तो बहुत अच्छा है। अब अगर वो शनि के साथ में चला गया तो फिर वही बात आ गई, योग तो है, सब कुछ है, आप वहां तक चले भी जाएंगे। यहां पर गुरु हो, यहां पर सूर्य हो, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अर्ध सरकारी नौकरी करता है। अर्ध सरकारी नौकरी का उसको कोई फायदा नहीं। तो ऐसी चीजों को ग्रहों के हिसाब से आप अपनी कुंडली में देखें, आपका लग्न क्या है, उस लग्न के हिसाब से आपकी कुंडली के केंद्र भाव में कौन सी राशियां आती हैं और केंद्र भाव में आपके कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई भी योग आपकी कुंडली में आता है, मान लीजिए अब ये 10th भाव है, इसका स्वामी ग्रह यहां शनि है। अब कर्म का जो होता है यह कर्म स्थान है, तो कर्म का जो स्वामी ग्रह होता है अगर यहां वो शनि है, मान लीजिए शनि आकर के यहां बैठ गया तो शनि के 10th भाव में होने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आपके काम करने की या आपको काम के फल मिलने की जो रफ्तार होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप बहुत ज्यादा काम करेंगे लेकिन आपको उसका जो फल है बहुत कम मिलेगा, क्योंकि शनि बहुत स्लो करके आपको रिजल्ट देगा। शनि की जो गति होती है वो बहुत स्लो है, वो बहुत धीरे है। अब इसके ठीक सामने है चंद्रमा, 4 नंबर की राशि। अगर यहां चंद्रमा हुआ तो अगर यहां चंद्रमा होगा तो चंद्रमा जो आपको रिजल्ट करता है वो बहुत फास्ट रिजल्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। शनि अपनी एक परिक्रमा को 2.5 साल में पूरा करता है और चंद्रमा अपनी एक परिक्रमा को 2.25 दिन में पूरा करता है। तो 2.25 दिन और 2.5 साल कितना अंतर है, गति में बहुत अंतर है। तो इसलिए चंद्रमा का प्रबल योग कारक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर मूवमेंट पे चेंज करता है। आप बहुत सारे लोग देखते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी कुंडली में हम गोचर से देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। तो गोचर में क्या होता है, गोचर में आपकी कुंडली का कोई योगदान नहीं होता है उसमें ग्रहों का। गोचर में ट्रांजिट कंडीशन काम करती है प्लैनेट्स की। अगर आपके ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैच करता है तो प्रश्न कुंडली जिसको हम कहते हैं, तो प्रश्न कुंडली में क्या होता है, प्रश्न कुंडली में अगर आपने किसी से पूछा कि आप बताएं मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से उसी समय का वो लग्न देख करके एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट को ग्रहों को उस चार्ट में लगाएंगे। अब अगर वहां पर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, फिर आपकी कुंडली का क्या लगन है उसके हिसाब से उन ग्रहों को वहां रख के देखेंगे। मान लीजिए इस समय अगर आप गुरु का ट्रांजिट देखेंगे तो आज की डेट में गुरु का ट्रांजिट यहाँ है, 1-2 दिन में गुरु 30 जून को चेंज हो जाएगा तो गुरु का ट्रांजिट यहाँ हो जाएगा। तो गोचर कुंडली में तो ट्रांजिट चेंज हो जाता है। मान लीजिए आज चंद्रमा यहाँ है, कल भी चंद्रमा यहाँ रहेगा, परसों चंद्रमा यहां चला जाएगा आधे दिन के बाद। तो ट्रांजिट कंडीशन जो प्रश्न होता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए काम नहीं करता है, वो इंस्टेंट काम करता है उसी समय के लिए कि अभी मैं ये काम कर रहा हूं, होगा कि नहीं होगा। तो आपको गोचर कुंडली से सरकारी जॉब की भविष्यवाणी करना मुझे लगता है कि बहुत सटीक भविष्यवाणी नहीं होगी। वो आपकी कुंडली के हिसाब से ही वो चीज आपको बताई जाए तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के 10वें स्थान में कोई ऐसा ग्रह बैठा है
जिसको आप खराब मानते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के 10वें स्थान में राहु बैठा है, तो राहु बैठेगा तो वो आपको किस तरीके का काम देगा या किस तरीके की नौकरी देगा। मान लीजिए आपका यहां पर अगर कोई ऐसा राहु बैठा है तो आपको किस तरीके का काम देगा। अब अगर इन दोनों भावों में देगा तो ऐसे लोग जो हैं शेयर मार्केट से संबंधित जॉब करते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं। 10वें स्थान का राहु राजनीति से संबंधित काम करने के लिए माना जाता है। अगर किसी का राहु प्रबल योग कारक है और यहाँ बैठा है तो वो राजनीति से संबंधित जॉब करेगा, राजनीति से संबंधित काम करेगा। अगर गुरु का गोचर केंद्र में कहीं भी आपकी राशि के अनुकूल चलने लग जाए, मान लीजिए आपकी कुंडली में जन्म के समय से बृहस्पति यहाँ है और ट्रांजिट में भी गुरु की कंडीशन यही है और गुरु वक्री कंडीशन में है, तब भी वो आपके लिए योग कारक हो जाएगा। उस पीरियड में आपकी नौकरी लग सकती है। और सूर्य तो देखिए हर महीने उसका ट्रांजिट होता है। हर महीने की जो संक्रांति आती है उस पर सूर्य बदल जाता है। तो 12 महीने सूर्य की 12 राशियां होती हैं, तो वो यहां से लेकर चलता है और यहां तक चलता है। तो सूर्य एक महीने में एक राशि को परिवर्तन करता है जिससे आपके सारे काम बनते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी कुंडली के अंदर ये सारी चीजें मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर वो आपकी कुंडली में अप्लाई होता है तो आप अपने सरकारी नौकरी की दिशा में बढ़ सकते हैं। अगर वो सारी चीजें आपकी कुंडली में नहीं है तो इसलिए उसमें टाइम वेस्ट करना बेकार हो जाएगा आपके लिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है क्योंकि ये सारे लोग जानना चाह रहे थे कि हमारी कुंडली में ऐसा कोई योग है क्या। देखो, बहुत सारी कुंडली में और इससे भी अन्य कई योग होते हैं, एक ही यही योग नहीं होते हैं। आप ये 5 योग हैं, ये 5 योग मैंने इसमें लिखे नहीं है, इनमें से भी कोई योग होगा तब भी आपकी स्थिति अच्छी बन सकती है। तो इसलिए इतनी चीजें आप मैच कीजिए। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी कुंडली में है तो आप समझें और पहले आप अपनी राशि डिसाइड कीजिए कि आपकी राशि क्या है।